जो गरीब जनता के इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश हैं उसको लेकर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वो कोई बैंकिंग कंपनी तो थी नहीं। सावधान होने की ही घड़ी नहीं है प्रदीप जी। जो भी थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटियां प्रदेश में चल रही है और वहां जहां जमाकर्ताओं ने अपनी महंगी गाड़ी कमाई को जमा करा रखा है, तुरंत प्रभाव से उस पर विचार करना चाहिए कि मेरा निवेश वहां सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि यहाँ निवेश करना पूर्णतः असुरक्षित है, पूर्णतः जोखिमपूर्ण है और कोई सरकारी गारंटी उसके पीछे नहीं है, कोई सरकारी रिजर्व बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी उसके साथ नहीं है। इसलिए जनता को विचार करना चाहिए। नमस्कार। देश भर में एक मुद्दा छाया हुआ है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का मायाजाल। क्रेडिट कोऑपरेटिव से जुड़े उन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि उस कंपनी से रिलेटेड, जो सोसाइटी से रिलेटेड थे, अधिकांश लोग हैं वो जेल में हैं और अब उनके जो निवेश किए हुए हैं उन पैसों का क्या होगा। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सूरजभान सिंह आमेरा। मैं बता दूं, आमेरा जो प्रदेश भर के जितने भी सहकारी बैंक हैं उनके कर्मचारी और अधिकारियों के नेता हैं और उनकी अगुवाई भी करते हैं। आमेरा जी, एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत बड़ा एक 14,000 करोड़ रुपए का एक गबन का मामला सामने आया है। लगभग पूरे जो टीम है उनकी वो पूरी जेल में है। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जिन लोगों ने उस बैंक में निवेश किया, उस सोसाइटी में निवेश किया, अब उनका क्या होगा। प्रदीप जी, सहकारी संस्था के नाम पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर प्रदेश की गरीब किसान, मजदूर, आम आवाम जनता के पैसों को, जमाओं को हड़प कर और लगभग 14,000 करोड़ का घोटाला किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उन गरीब जमाकर्ताओं की दृष्टि से बहुत चिंताजनक है और साथ ही साथ सहकारिता के सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर जो इस सहकारी साख आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि वंचित, पीड़ित और आर्थिक तरक्की से पिछड़े हुए व्यक्ति को आर्थिक संबल प्रदान करना, ये दुर्भाग्यजनक है कि आज कुछ लोग उस सहकारी अधिनियम की आड़ में अपनी निजी सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन कराकर इस तरह डाका डाल रहे हैं, गरीब जनता के साथ छल और कपट करके और लूट मचा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये भी है कि इन सहकारी समितियों के, निजी समितियों के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन सहकारी अधिनियम के तहत कराया जाता है, तो सहकारी अधिनियम के तहत कोई भी समिति रजिस्टर्ड होती है तो सहकारिता रजिस्ट्रार को एक नियामक संस्था के रूप में अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए। रजिस्ट्रार का मौलिक कर्तव्य होता है कि वो सहकारी समिति को, कि वो सहकारी अधिनियम के और अपने संविधान के उद्देश्यों के अनुसार काम कर रही है, ये देखना। साथ ही साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में अगर कोई संस्था जनताओं से जमाएं ले रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक को भी देखे जाने की ज़रूरत है। प्रदेश में ये चीज़ें तो हो गई उनके नियम कायदों के लेकर। हम और हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक बड़ा संकट ये है कि वो जो उनके निवेश हैं उन पैसों का क्या होगा। जो गरीब जनता के इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश हैं उसको लेकर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वो कोई बैंकिंग कंपनी तो थी नहीं। अगर बैंकिंग कंपनी होती तो 1 लाख तक की जमाएं DICGC के तहत रिजर्व बैंक के यहाँ सुरक्षित होती, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इन कोऑपरेटिव क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटियों के बारे में नहीं है। इसलिए अभी तो मैं मेरे अनुभव और समझ से और पिछले घटनाक्रमों के आधार पर यह कह सकता हूँ कि उस जनता की जमाएं लूट की शिकार हो गई है। वो गरीब सब आर्थिक पीड़ित अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं, हम मांग करते हैं कि सहकारिता रजिस्ट्रार और भारतीय रिजर्व बैंक या और अन्य एजेंसियां जिनका ये दायित्व बनता है वो उन करोड़ों अरबों रुपए की मुकेश मोदी की प्रॉपर्टियों को सीज करके उन जमाकर्ताओं को प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से उनकी जमाओं का भुगतान दिलाए। अन्यथा फिर देश में जंगल राज की स्थिति होगी कि कोई भी पढ़ा लिखा कानून का फायदा उठाने वाला लुटेरा आएगा और देश की जनता को लूटकर या तो इस देश में रह जाएगा या इस देश से लूटकर भाग जाएगा। हमारा जी, एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि ये तो है ही नहीं कि परसों कंपनी बनी है, कल इसको बंद कर दी और आज वो जेल चले गए। इतने सालों से ये कंपनी चल रही थी, अधिकारियों की भी नज़र में आई होगी, RBI की भी नज़र में आई होगी, विवादों में पहले दिन से रही है, इनकम टैक्स में भी करोड़ों रुपए की बकाया जो इसमें निकली है। क्या किसी ने हिम्मत नहीं की या सिस्टम में बहुत कुछ आगे तक बढ़ चुका था। प्रदीप जी, आपने बहुत ही मौलिक प्रश्न खड़ा किया और आप समझ सकते हैं कि एकाएक तो ये 806 ब्रांचें देश भर में और 306 ब्रांचें राजस्थान में पैदा नहीं हुई। मौलिक रूप से पहले इस संस्थान ने माधव नागरिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से अपना अर्बन बैंक संचालित किया था और जब ये सारी स्थितियां थी तो इसने अपने एक गुजरात के बीमार सिख बैंक को खरीद कर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चले गए और फिर उसके बाद अपना नाम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रख लिया और उस अर्बन बैंक का नाम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक रख लिया, जो अभी इसी कॉरपोरेट्स के स्वामित्व में प्रदेश के अंदर संचालित है, जिस पर पूरी शंका के बादल मंडरा रहे हैं। और सहकारिता रजिस्ट्रार और भारतीय रिजर्व बैंक को बिना कोई विलंब किए इसकी जांच करनी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि ये कारोबार, ये कॉरपोरेट कैसे खड़ा हुआ, तो मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया जगत के साथियों का कि आपकी तरह जागरूक और सजग मीडिया बंधुओं ने पहले भी वर्षों पूर्व इस ग्रुप के ऊपर बहुत शंकाएं और बहुत कवरेज किए थे, और हमने भी एक जागरूक ट्रेड यूनियन के नाते सहकारिता रजिस्ट्रार और सहकारिता विभाग को संशय और की स्थिति में इसको पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता बताई थी। लेकिन ये व्यवस्था की खामी समझ लीजिए या पूंजी का प्रभाव समझ लीजिए, जिन जिन मीडिया संगठनों ने, मीडिया संस्थाओं ने इस पे आवाज़ उठाई, उन सबके खिलाफ इसकी तरफ से मुकदमे दर्ज है। अब आप देखिए, जनता के हित में आवाज़ उठाना और सच्चाई को सामने लाना मीडिया का, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का अपना कर्म है। अगर पूंजी के दम पर और पूंजी के अभिमान पर अगर पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर किए गए हैं तो स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या व्यवस्था में प्रभावी अधिकारी कर्मचारियों को किस तरह दबाया गया होगा या खरीदा गया होगा। नहीं, ये बात तो समझ में आ गई कि साहब अब उनके पैसों का भी कोई मोल नहीं होगा। लेकिन जिस पूरे प्रकरण के अंदर एक चीज़ ये निकल के आई, शैल कंपनियां जो बनाई कोऑपरेटिव में, जो नियम है कि शायद सदस्यों को ही वो लोन दे सकते हैं, इन्होंने कंपनियों को लोन दिया, यही है? सहकारिता का बेसिक सिद्धांत यही है कि सहकारिता संस्थान, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो आज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, वो अपने सदस्यों के हित में सदस्यों के लिए ही काम करती है। और अगर किसी को ऋण देती है और वो सदस्य नहीं है तो पहले उसको नॉमिनल मेंबर बनाती है। तो ये बिल्कुल सिद्धांतहीन और संविधान और सहकारी अधिनियम के खिलाफ था, जो इन्होंने जनता की जमाओं को संकलित करके अपने निजी कारोबार, जो जयपुर के अंदर अट्टालिका महल रूपी बिल्डिंग है उस ग्रुप की खड़ी की हुई है, उसके अंदर पूरा पैसा लगा दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रमोटर मेहता ने लोगों की जमाओं को अपने उदयपुर के डेंटल कॉलेज के अंदर, जोधपुर की यूनिवर्सिटी में लगा दिया। इसी तरह लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बीकानेर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इन लोगों ने जनता की जमाओं को समय समय पर लूटकर अपने निजी कॉरपोरेट व्यवसाय में लगाकर जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को ये देखने की ज़रूरत है कि इनके लाइसेंसों की समीक्षा की जाए। भारतीय सहकारी विभाग को देखे जाने की ज़रूरत है कि इनके रीति नीति, कारोबारों और इनके लेखे जोखों का परीक्षण किया जाए और इनके रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की इनको निरस्त किया जाना चाहिए, इनके कारोबार पर रोक लगाया जाना चाहिए। प्रदीप जी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह प्रदेश में कुकर मुत्ते की तरह बहुत सारी सहकारी सोसाइटियाँ काम कर रही है, आज भी काम कर रही है। मारवाड़ बेल्ट में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मारवाड़ बेल्ट में कुछ ज़्यादा है। और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, पाली, जो अशिक्षित गरीब जनता है जिसको उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर, जो ब्याज दर बैंकिंग संस्थान में कहीं भी लागू नहीं है, तब क्या सहकारी विभाग को देखा नहीं जाना चाहिए था? भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं देखना चाहिए था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देखना चाहिए था कि इतनी ऊंची ब्याज दर का प्रलोभन और लालच देकर क्यों जनता को जाल में फंसा रहा है और फिर उस पैसे का कहाँ उपयोग कर रहा है? नहीं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैंने जो रिसर्च की उसमें अनुभव जो मेरे साथ आया, सहकारिता विभाग के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी लगभग 70 से 80% इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। चूँकि सहकारी बैंकों और सहकारी बैंकों के अंदर पेंशन स्कीम नहीं है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद अपने जीवन यापन को सुरक्षित करने के लिए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ अर्बन बैंकों के अंदर सहकारी बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी अपनी सेवा, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए सेवा पेंशन के अभाव में काम कर रहे हैं। यह आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये सभी संस्थाएं सहकारी शब्द का प्रयोग करती है, आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भी सहकारिता शब्द का प्रयोग किया, लोक विकास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने भी सहकारिता शब्द का प्रयोग किया और वैशाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने भी सहकारी शब्द का प्रयोग किया, तो सहकारी आम आदमी के लिए काला काला राम जी का साला। लेकिन ये जनता को समझाने की जरूरत है, सहकारी विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि निजी अर्बन बैंक और निजी सोसाइटियों की सूची प्रकाशित करे और लोगों को ये सावधान करे कि ये निजी सोसाइटियां हैं, इनके यहाँ जमाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ लोगों को जमाएं नहीं करनी चाहिए। और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस होल्डर सरकारी भागीदारी के शेड्यूल बैंक है जहाँ जमाएँ पूर्णतः सुरक्षित है। इसके अभाव में जब कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठती है या अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक फेल होता है तो हमारे बैंकों के बाहर जमाकर्ताओं की लाइन लग जाती है और उनमें असुरक्षा के भाव पैदा हो जाते हैं, जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। इस पर सहकारी विभाग को और भारतीय रिजर्व बैंक को गौर करना चाहिए। मतलब अब ये तो एक पहली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है प्रदेश में, जो और मल्टी स्टेट के नाम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारिता जो चल रही है, उनमें भी जो निवेश करता है उनके लिए एक सावधान होने की घड़ी है। ये सावधान होने की ही घड़ी नहीं है प्रदीप जी। जो भी थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटियां प्रदेश में चल रही है और वहां जहां जमाकर्ताओं ने अपनी महंगी गाड़ी कमाई को जमा करा रखा है, तुरंत प्रभाव से उस पर विचार करना चाहिए कि मेरा निवेश वहां सुरक्षित है या नहीं।
क्योंकि यहाँ निवेश करना पूर्णतः असुरक्षित है, पूर्णतः जोखिमपूर्ण है और कोई सरकारी गारंटी उसके पीछे नहीं है, कोई सरकारी रिजर्व बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी उसके साथ नहीं है। इसलिए जनता को विचार करना चाहिए, लेकिन जनता कब जागरूक होगी? जब सहकारी विभाग इस बात का प्रचार प्रसार करेगा। अभी तक दुर्भाग्यजनक है कि सहकारी विभाग की तरफ से पूरा एक पेज का इश्तिहार सभी समाचार पत्रों में या सभी टीवी चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनमानस को इसके प्रति सावधान, सतर्क और शिक्षित क्यों नहीं किया गया है? जबकि बैंकिंग एजुकेशन करना भारतीय रिजर्व बैंक की ड्यूटी है, सहकारी विभाग की जिम्मेदारी है। कुल मिला के अगर बात करें तो इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों से ज़्यादा जिम्मेदार सरकार भी है, जिनके कारण आम जनता की, जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई थी, वो ऐसे बैंकों से लूटी जा रही है। नमस्कार।